स्टेज पर तशरीफ़ फरमा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनाब मोहम्मद शफ़ी साहब, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया राजस्थान के सेक्रेटरी ताज मोहम्मद साहब, समाज सेवी शेर मोहम्मद साहब और जिला अध्यक्ष इमरान खान साहब, और मेरे सामने में मौजूद नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम आज़ादी के 75 साल होने का एक जश्न मना रहे हैं। पूरा मुल्क एक जश्न के माहौल में है और हमारी हुकूमत ने इस 75 साल पूरे होने को अमृत महोत्सव का नाम दिया है। आज़ादी का ये जश्न जब हम मनाते हैं तो ये दिन जब हम मनाते हैं, ये तिरंगा जब हमारे हाथों से हम फहराते हैं, तो उसके पीछे की एक बहुत बड़ी दास्तान है जो हमारे आंखों के सामने हमेशा रहना चाहिए कि ये दिन हमें यूं ही नहीं मिला। इस दिन को देखने के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे आबा व अजदाद ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, वो हमेशा हमको याद रखना चाहिए। और इस देश को बनाने में, इस देश को संवारने में जितनी कुर्बानियाँ हमारे पूर्वजों ने दी हैं, ये दिन वो अज़्म करने का दिन भी है कि इस देश को इसी तरीके से संभाल कर रखना हमारी जिम्मेदारी भी है। तो ये जो दिन है जहाँ एक तरफ हम लोग हमारी आज़ादी का जश्न मनाते हैं, उसी वक्त हम लोग हमारी आज़ादी के जो हम लोगों ने ज़िंदगी गुजारी है उन 75 साल का जायज़ा भी लेना चाहिए कि इन 75 साल में हमारे मुल्क ने क्या खोया, क्या पाया है। क्या आज जो मुल्क हम लोग देख रहे हैं, जिस मुल्क में हम लोग आज जी रहे हैं, क्या ये वही मुल्क है जिस मुल्क के लिए हमारे नेताओं ने, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने, भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने जो कुर्बानियाँ दी थी, क्या उनकी कुर्बानियाँ वाला देश यही है? क्या उनके सपनों का देश यही हिंदुस्तान है जो आज हम लोग देख रहे हैं? तो हम लोग ये पाते हैं। मैं इस वक्त पर एक तारीख़ी अलमिया याद करना चाहता हूँ। जब 26 नवंबर 1949 में हमारे देश के संविधान को अंगीकृत किया जा रहा था, उस दिन महात्मा गांधी नहीं थे, क्योंकि उसके एक साल पहले महात्मा गांधी को कत्ल कर दिया गया था। उसके एक साल बाद 26 नवंबर को भारत का संविधान अंगीकृत किया जा रहा था। उस दिन तमाम नेता वहाँ मौजूद थे। बाबा अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये तमाम नेता वहाँ मौजूद थे। सब ने कहा आज हमारे बीच में इस आज़ादी की लड़ाई में सबसे आगे रहने वाले महात्मा गांधी हमारे साथ नहीं है। आज उनकी गैर मौजूदगी में हम इस देश के संविधान को अंगीकृत कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये वचन लेते हैं कि महात्मा गांधी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी के सपनों का हिंदुस्तान हम लोग बनाएंगे। इस वचन के साथ, इस इरादे के साथ, इस अज़्म के साथ हिंदुस्तान के संविधान को अंगीकृत किया गया। लेकिन आज अफसोस की बात है, हमें बहुत दुख होता है कि आज हमारा देश महात्मा गांधी के सपनों की तरफ नहीं, बल्कि महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के सपनों की तरफ बढ़ रहा है। हम हमारी आंखों से जब देखते हैं हमें दुख होता है। लेकिन इसी दिन हम ये अज़्म भी लेते हैं कि ये नाथूराम गोडसे की औलादे, ये सावरकर की औलादे इस देश को कितना ही बर्बाद करना चाहे, यहाँ के संविधान से कितना ही खिलवाड़ करना चाहे, लेकिन हिंदुस्तान की मुस्लिम कौम और ख़ास तौर से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये ऐलान करता है कि कभी भी ये सावरकर की औलादे, ये गोडसे की औलादे इस मुल्क में कामयाब नहीं हो सकती। हम इस मुल्क को महात्मा गांधी के सपनों का देश बनाएंगे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के सपनों का देश बनाएंगे, भगत सिंह के सपनों का देश बनाएंगे। कभी भी सावरकर के रास्ते पर इस मुल्क को आगे बढ़ने नहीं देंगे। अगर ये मुल्क इस रास्ते पर बढ़ेगा तो उन ताकतों से लड़ने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने जो कुर्बानियाँ दी है, उसी तरक्की की कुर्बानियाँ देने के लिए हम फिर से उनके खिलाफ लड़ेंगे, फिर से हम आगे बढ़ेंगे। और आज इस मौके पर एक और बात हमको याद करना चाहिए। इस देश के संविधान को लिखने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर की जीवनी को जब हम लोग पढ़ते हैं, जब वो कक्षा 6 में थे
तब वो एक स्कूल में पढ़ते थे, तब उनको स्कूल में पानी पीने नहीं दिया गया, उनको स्कूल से निकाल दिया गया। तब उन्होंने अज़्म किया था कि मैं इस देश को बदलूंगा और इस देश में समान अधिकारों वाला एक संविधान लागू करूंगा, और वो संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर ने इस देश के लिए तैयार किया। लेकिन वो भी हमारे लिए अफसोस है कि 75 साल बाद राजस्थान के इसी जालौर में एक दलित बच्चे को एक पानी पीने की वजह से मार दिया जाता है। आज मैं समझता हूं हिंदुस्तान का वो बच्चा नहीं मरा है, राजस्थान का वो इंद्र मेघवाल नहीं मरा है, हिंदुस्तान का संविधान को मारा गया है, हिंदुस्तान के संविधान को कत्ल किया गया है। इसलिए ये हमें अज़्म लेना चाहिए, इस संविधान को जो हमारे बाबा अंबेडकर ने बनाया था, इस संविधान की रक्षा करना, इसकी हिफाजत करना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए कड़े शब्दों में हम लोग जालौर की घटना की निंदा करते हैं और हुकूमत से मांग करते हैं कि जिस टीचर ने उसके साथ ये कारनामा किया है, ये कृत्य किया है, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और साथ ही ये भी हमारे लिए अफसोस की बात है कि आज जब हम लोग देश के आज़ादी का 75वां साल मना रहे हैं, आप देखिए आपके साइड में गैलरी लगी हुई है, ये बहुत कम है, जगह की कमी की वजह से हम लोगों ने बहुत कम लगाई है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दी है, हंसते हंसते फांसी के तख्तों पर चढ़े हैं और अंग्रेजों के सामने गोलियां खाकर अपनी जानों को कुर्बान किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज इन तमाम को आप लोग देख रहे हैं, इनका हमने एक ही स्लोगन दिया है, इनको भुला दिया गया। यानी कि आज़ादी के भुलाए गए हीरों की तस्वीरें ये हमारे सामने हैं। और उसके अलावा उल्टा उसके विपरीत क्या किया जा रहा है, वो लोग जिन्होंने इस देश की आज़ादी में कोई हिस्सा नहीं लिया, बल्कि ये कहे कि इन्होंने इस देश की आज़ादी में अंग्रेजों का साथ दिया, वो गोडसे की औलादे, वो सावरकर की औलादे जो हमेशा अंग्रेजों की दलाली करते थे, आज वो लोग इस देश को में अपने आप को बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त, बहुत बड़ा देशभक्त बनाकर अपने आप को पेश कर रहे हैं। वो सावरकर को वीर बता रहे हैं। ये वही सावरकर है जिसने अंग्रेजों के सामने माफ़ीनामे लिखे थे। माफ़ीनामा लिखा था कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे जेल से छोड़ दो, मैं जेल से आज़ादी के बाद आप लोगों के लिए दलाली करूंगा, और जो क्रांतिकारी हैं, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके बारे में आपको मुखबरी करूंगा। ऐसा माफ़ीनामा लिखकर जो देने वाले लोगों को आज वीर बताकर इस देश में उनका महिमा मंडन किया जा रहा है और इस देश की आज़ादी के असली हीरो को बुलाया जा रहा है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, हम लोग ये भी याद रखना चाहिए, हम लोग हमारे देश की इन असली आज़ादी के हीरो को हमेशा याद रखेंगे। कभी भी इस देश में सावरकर को वीर बनने नहीं देंगे। वो कायर था, कायर है, कायर ही रहेगा, उसकी नस्लें भी कायर है, कायर थी और कायर ही रहेंगी। दूसरी तरफ हमें यह भी याद रखना चाहिए, आज जो देश में हम लोग देख रहे हैं, वो ताकतें जो इस देश की में अंग्रेजों की दलाली करती थी, आज वो देश की सत्ता में मौजूद हैं। वो जिन्होंने कभी भी इस देश के संविधान को नहीं माना, जिन्होंने कभी भी इस देश के लोकतंत्र को नहीं माना। आपको मालूम होगा, पहली मर्तबा इतना दबाव बनने के बाद, मीडिया में पिछले कई दिनों से प्रोपेगेंडा होने के बाद, पहली बार संघ प्रमुख ने तिरंगे को सलामी दी है, अपनी डीपी को चेंज किया है। इतनी दबाव के बाद ये लोग तिरंगे को मानने के लिए तैयार हुए, तो मानो ये भी मैं समझता हूँ एक फॉर्मेलिटी तौर पर माना है। अभी भी ये लोग देश के संविधान को दिल से नहीं मानते, तिरंगे को नहीं मानते। ऐसे लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं, ऐसे लोग आज देश की सत्ता में हैं जो इस देश के लोकतंत्र को कुचलना चाहते हैं। और एक और अफसोस मैं इस वक्त कहना चाहता हूं, जब हम लोग आज़ादी का ये 75वां जो हम लोग ये महत्व 75 साल पूरे होने का जो जश्न मना रहे हैं, उसी वक्त में हम लोगों ने देखा 2 दिन पहले एक हिंदू राष्ट्र का संविधान पास किया गया। धर्म संसद ने एक हिंदू राष्ट्र का संविधान जारी किया और आने वाले फरवरी में उसको वो बता रहे हैं कि इस देश में हम लोग ऐसा संविधान लेकर आएंगे जिसमें मुसलमानों को और क्रिश्चियन को वोटिंग पावर नहीं होगा, और फरवरी में और इस देश की काशी इस देश की राजधानी होगी। मैं कहता हूँ संघियों, तुम ये सपना देखते देखते मर जाओगे। ये देश, ये हिंदुस्तान का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, वही इस देश का संविधान रहेगा। तुम्हारे इन खोखले वादों से इस मुल्क में होने वाला कुछ नहीं है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी यह है, हम लोग इन ताकतों के खिलाफ खुलकर खड़े होना चाहिए, इनके खिलाफ हमारे संघर्ष को मजबूत करना चाहिए। जिस तरीके से इस लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए, इस लोकतंत्र को बर्बाद करने के लिए जो साजिशें रच रहे हैं, जो प्रोपेगेंडे रच रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र के साथ जो खिलवाड़ हो रहे हैं। असल में देश की आज़ादी का मतलब क्या है? इस देश को आज़ादी का मतलब क्या है? केवल आज़ादी का ये जश्न मना देना ही आज़ादी का जश्न नहीं है, आज़ादी नहीं है। असल में आज़ादी का मतलब यह है, इस देश के संविधान ने, इस संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं
वो अधिकार इस देश में रहने वाले हर गरीब को, हर मजलूम को, हर शहरी को, हर देहाती को, वो कहीं पर भी रहने वाला हो, किसी भी जात का हो, किसी भी मज़हब का हो, उन तमाम अधिकार उसको मिलना चाहिए। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं हमारे देश में ये अधिकार सिमटते जा रहे हैं, चंद लोगों के हाथ में ये अधिकार आ रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले की एक रिपोर्ट आई कि देश के तकरीबन 11% लोगों के हाथों में देश की 70% जो रिसोर्स हैं, संसाधन है, उनके हाथों में है। और देश के 51 परिवार के हाथों में देश का 50% रिसोर्स उनके हाथों में है। देश में गरीब होता जा रहा है और लगातार उनको साथ उनकी जो खिलवाड़ होता जा रहा है। और देश में लगातार हम लोग देख रहे हैं कि पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसको मजबूत किया जा रहा है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। इसलिए आज के दिन हमको ये भी अज़्म करना चाहिए कि हम लोग इस देश में जो संविधान है उस संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई के लिए हमेशा खड़े रहेंगे और इस देश के आखिरी नागरिक तक हम लोग उस देश के संविधान के अधिकारों को उसको दिलाएंगे, उसकी रक्षा हम लोग करेंगे। ये भी अज़्म आज के दिन हम लोगों को लेना चाहिए। और जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से इस पूरे मुल्क में आज देखिए क्या पूरे मुल्क में जो आज़ादी का मतलब क्या है, आज़ादी का मतलब है हमारे देश के लोकतंत्र के 4 पिलर हैं, मीडिया, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। ये चारों पिलर असल में ख़त्म हो चुके हैं। एक तरीके से ये दम तो आखिरी सांसें ले रहे हैं। और ये भी कहे कि हमारे देश में लोकतंत्र केवल एक किताब के अंदर लिखा हुआ एक अल्फाज बचा है, आज़ादी केवल एक अल्फाज बचा है। पूरी तरीके से इस आज़ादी को छीनने की कोशिश की जा रही है। रोज़ दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ नाइंसाफ़ी होती है, उनके साथ अत्याचार होते हैं, उनके अधिकारों का हनन होता है। हम देखते हैं तो इस आज जो हमारी हुकूमत, केंद्रीय हुकूमत जो ये अमृत महोत्सव के नाम पर जो नाटक कर रही है, इसको भी हमें समझना चाहिए। हमें उनके तमाम इन नौटंकियों को समझना चाहिए कि किस तरीके से इस देश को लोग, किस तरीके की जो हमारे जो आबा व अजदाद ने जिस हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पर तमाम धर्म के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और दूसरे तमाम मज़ाहिब के लोग एक साथ रहेंगे, खुश रहेंगे, आपस में भाईचारे से रहेंगे। आज हम लोग देख रहे हैं हमारी हुकूमत अलग अलग तरीके से उस भाईचारे को तोड़ने के लिए, उस गंगा जमनी तहजीब को मिटाने के लिए लगातार कोशिशें करती है, नफ़रत बांटती है। नफ़रत का कारोबार मुल्क में चलाया जा रहा है और हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से और क्रिश्चियन को हिंदुओं से, मुसलमानों से आपस में लड़ाने के लिए रोज़ नई तरीके की कोशिशें की जा रही है। हमें ये समझना चाहिए इस मुल्क में इस भाईचारे को बचाने के लिए, इस गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए, हमेशा आगे रहना चाहिए। पिछले 75 सालों से हम लोग, और ये भी याद रखना चाहिए आज जो देश में एक लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चीज़ है वो होता है विपक्ष। एक विपक्ष के बगैर एक लोकतंत्र जिंदा नहीं रह सकता। आज देश में कोई विपक्ष नहीं है, बल्कि हर विपक्ष क्या है, उन्हीं के रंग में रंगने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके की बातें आज जो ये ताकतें करती हैं, दक्षिणपंथी ताकतें करती हैं, उसी रंग में रंगने की कोशिश भी यही विपक्ष करता है। और आज जो संघ परिवार, जो आज़ादी के दुश्मन, इस देश के दुश्मन, इस देश के संविधान के दुश्मन, लोकतंत्र के दुश्मन आज इस देश की सत्ता तक पहुंचे हैं, तो उसके लिए अगर साफ तौर पर कोई जिम्मेदार हैं तो ये तमाम सेकुलर पार्टियां हैं जिन्होंने इनके लिए रास्ते हमवार किए। जब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पिछले कई सालों से मुल्क की इन तमाम सेकुलर पार्टियों को आगाह करता था कि इस एक दिन मुल्क में आएगा, ये तमाम जो संघी ताकतें हैं, जो हिंदुत्व फोर्सेस हैं, इस मुल्क पर कब्जा कर लेंगी, इस मुल्क को कमज़ोर कर देंगी, तभी तमाम सेकुलर पार्टियां हमारा मजाक बनाती थी और बल्कि उनको आगे जाने के लिए रास्ता देती थी। ये कहती थी क्या हुआ, आप देखिए लोग 80 साल हो गए, इतने साल हो गए, 85 साल हो गए, क्या किया आरएसएस ने? कुछ तो नहीं किया। लेकिन देखिए 85 सालों के अंदर आरएसएस ने अपने स्लीपर सेल तैयार किए और देश की हर एक एजेंसी के अंदर, हर एक संस्था के अंदर अपने लोगों को बैठाया। आज देखिए बड़े बड़ी संस्थाओं में बैठे लोग, इवन न्यायपालिका के अंदर और क्या है, मीडिया के अंदर और अलग अलग एजेंसियों के अंदर उनके लोग बैठे हुए हैं और जो सरकार के इशारों पर काम कर रहे हैं और विपक्ष को खत्म करने का काम कर रहे हैं। जो भी आज इस हुकूमत की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ बात करता है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, उनको दबाने की कोशिश की जाती है, उनको डराने की कोशिश की जाती है। उनके खिलाफ सरकारी एजेंसियां, ईडी, एनआईए, सीबीआई का इस्तेमाल किया जाता है, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। जो लोग उनसे डर जाते हैं, डरकर उनके पाले में चले जाते हैं, इसकी वजह से वो लोग चुनी चुनाई सरकारों को गिरा रहे हैं। महाराष्ट्र में देखो लोगों ने वोट किसको दिया था और सरकार को गिरा दिया। कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, गोवा में, हिमाचल में, तमाम जगह पर जो लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो ताकत है वो वोट की ताकत है। लोकतंत्र में वही हमारे सबसे बड़ा हक है कि हम लोग हमारे वोट का
इस्तेमाल कर कर हमारे नेताओं को चुनेंगे, हमारी पसंद की जो सत्ता को हम लोग चुनेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, हम लोग जिसको वोट दे रहे हैं सरकार वो नहीं बना रहे हैं, बल्कि जिसको बीजेपी चाहती है, आरएसएस चाहती है, वही सरकार बनती है, वो लोगों को खरीदते हैं। तो इस तरीके से लोकतंत्र के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है। पूरा मीडिया देखो किस तरीके से जो रात दिन जो नफरत का जो कारोबार मुल्क में फैला रहा है। इस तरीके से मुल्क में इस जो उनके खिलाफ बात करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ ये साजिश रची जा रही है। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी जब इनकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाता है, बात करता है, तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को भी निशाना बनाया जाता है, उसके खिलाफ तरह तरह के इल्जामात लगाए जाते हैं। आज से नहीं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने जब से काम करना शुरू किया, हम लोगों ने कभी गुप्त तरीके से काम करने को नहीं अपनाया। हम लोगों ने इस देश में संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ाया, इस देश के दबे कुचले तबकात की अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ाया और खुले तौर पर लोकतांत्रिक तरीके को हम लोगों ने अपनाया और कहा कि इस देश में हम लोग तमाम लोगों को समान अधिकारों वाला मुल्क बनाएंगे। इस लड़ाई को जब हम लोगों ने मजबूती से लड़ना शुरू किया, गाँव देहातों में जाकर लोगों को जागरूक किया और सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ, उनके नफरत के एजेंडे के खिलाफ लोगों को जागरूक किया, इकट्ठा किया, तो यही बात उनको चुभने लगी, यही बात उनको अखरने लगी। और इसीलिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ तरह तरह के इल्जाम, झूठे इल्जाम, पिछले 7-8 सालों के अगर इल्जाम आप लोग उठाकर देखें तो उसमें कोई भी इल्जाम आज तक वो साबित नहीं कर पाए। तमाम तरह की कोशिशें करने के बावजूद, उनकी बड़ी से बड़ी एजेंसी को इस्तेमाल करने के बावजूद आज तक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर एक भी इल्जाम साबित नहीं कर पाए। असल में उनमें सच्चाई नहीं है, उसमें कोई उनको कोई सबूत भी उनके पास नहीं है। इसलिए रात दिन केवल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ झूठा इल्ज़ाम लगाकर लोगों को डराने के लिए कोशिश की जाती है, बदनाम करने के लिए कोशिश की जाती है। उसका वाहिद मकसद यही है कि लोग पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के करीब आना छोड़ दें, इनके प्रोग्रामों में आना छोड़ दें, इनको ताउन करना छोड़ दें, इनके सपोर्ट में बात करना छोड़ दे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम मुल्क की आवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, इतनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी लोग पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ खड़े हैं। आप भी खड़े हैं ना? क्या इन तमाम इनके प्रोपेगेंडे का आपके ऊपर कोई असर पड़ता है? क्या पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में कोई झूठी अफवाह जब मीडिया में आती है तो आप उसको सच मानते हैं? तब ये ईडी, ये एनआईए, सीबीआई जब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में झूठे इल्जामात लगाते हैं तो क्या हम उनको सही मानते हैं? नहीं मानते हैं। असल में वो यही इस चीज़ से बौखला रहे कि इतना कुछ करने के बावजूद भी क्यों इनके खिलाफ क्या एक माहौल नहीं बन रहा है, क्यों लोग इनके खिलाफ नहीं हो रहे हैं और ज़्यादा लोग पॉपुलर फ्रंट से जुड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, उनके प्रोग्रामों में शामिल हो रहे हैं। तो यही उनको डर है, क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया केवल एक संगठन नहीं है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया केवल एक ऑफिस में से चलने वाला और चंद लीडरों से चलने वाला एक संगठन नहीं है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आज हिंदुस्तान के हर गली मोहल्ले में बसता है। इसलिए इसके ऑफिस को बंद करने से या इसके अकाउंट से बंद करने से ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बंद होने वाला नहीं है। ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बंद होने वाला नहीं है। ये एक नज़रिया है, एक सोच है जो हिंदुस्तान के कोने कोने में फैल चुकी है। ये सोच इस मुल्क के हर एक वाशिंदे तक हम लोग पहुंचा चुके हैं। अगर तुम लोग इस मुल्क में अपने नफरत के एजेंडे को आगे बढ़ाओगे, इस देश को तोड़ने के लिए कोशिश करोगे, तो इस देश की आवाम तुम्हें कभी भी कामयाब नहीं होने देगी। तुम्हारे खिलाफ इसी तरीके से एहतजाज करेगी, इसी तरीके से तुम्हारे एजेंडे को नाकाम करेगी और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। यही अज़्म आज आज़ादी के इस 75 साल पूरे होने पर हम लोगों को लेना चाहिए कि कभी भी हम लोग इस मुल्क को इनके रहम करम पर नहीं छोड़ेंगे। हमारे मुल्क की आज़ादी के लिए हम लोग हमेशा क्या है, हमारी आज़ादी को इसी तरीके से हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। यही अज़्म लेने का आज का हमारा दिन है। और यह भी एक याद रखना चाहिए, कुछ लोग जो इनका जो प्रोपेगेंडा है, जो ईडी का, एनआईए का जो इस्तेमाल करके लोगों को डरा रहे हैं, हमें यह भी आज के दिन यह भी याद रखना चाहिए। आज हम लोग क्यों यह जश्न मना रहे हैं, क्यों ये दिन मना रहे हैं? क्योंकि इस दिन के लिए पाने के लिए, इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत कुर्बानियाँ दी है। उनका नाम आज हम लोग लेते हैं, उनको हम लोग फ़ख्र के साथ उनको हम लोग याद करते हैं, उनकी तस्वीरें लगाते हैं, उनकी हिस्ट्री को हम लोग पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या इस मुल्क के लिए किया है। लेकिन क्या कभी लोग उन लोगों को भी याद करते हैं जिन्होंने इस मुल्क के साथ गद्दारी की है, जिन्होंने इस मुल्क जो डर गए थे, जो अंग्रेज़ों के साथ जाकर समझौता कर लिए थे? सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों के साथ समझौता करने वाले कौन थे? यही हिंदू महासभा, सावरकर, और सबसे ज़्यादा संविधान सभा का विरोध करने वाले भी यही लोग थे। लेकिन क्या आज उनको कोई याद करता है? कोई भी उनको याद नहीं करता। बल्कि हम लोग कभी कभी पूछते, जिन लोगों ने आज़ादी के लिए कोई योगदान नहीं दिया, कुछ कोशिश नहीं की, आज कोई भी उनको याद नहीं करता। याद किसको करते हैं? शहीद टीपू सुल्तान को करते हैं, जो लड़ते लड़ते इस मिट्टी में मिल गए, अपनी जान दे दी,
हम याद करते हैं भगत सिंह को, याद करते हैं जो हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। हम याद करते हैं उन 1 लाख से ज़्यादा उलेमाओं को याद करते हैं जो क्या है अंग्रेज़ों के खिलाफ झुके नहीं और अपनी जानों की नजराने पेश कर दी। उनको याद करते हैं, क्यों? क्योंकि वो झुके नहीं, डरे नहीं, बिके नहीं, बल्कि उन जालिम ताकतों के सामने लड़े और उसके साथ मुकाबला करते रहे और एक दिन इस मुल्क को आज़ाद कराया। इसी तरीके से आज जब इस देश को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इस देश में तबाही बर्बादी फैलाई जा रही है, इस देश के संविधान को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, उस वक्त में हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग भी हमारे आबाओं व अजदाद की तरह लड़ें, उनके खिलाफ खड़े हो। वो हमें डराएंगे, हम लोग डरे नहीं, वो हमें खरीदना चाहेंगे, हम लोग झुके नहीं, उनके साथ एकजुट होकर हमारी आवाज़ को बुलंद करें, तभी हमारी आने वाली नस्लें हमें याद रखेंगी। वरना तभी हमारी आप बैठिए, वो आ जाएंगे। जब भी हमारी आने वाली नस्लें हमें याद रखेंगी। अगर हम लोग आज इनके सामने झुक गए या इनके सामने बोले नहीं या कोई हिकमत अमली इख्तियार करने के नाम पर हम लोग बैठे रहे, तो जब आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद हमारी आने वाली नस्लें हमारे बारे में पूछेंगी कि इस देश को ख़त्म किया जा रहा था, इस देश के गंगा जमनी तहजीब को ख़त्म किया जा रहा था, उस वक्त आप लोगों ने क्या किया? अगर उस वक्त हमारे पास ये जवाब रहेगा कि नहीं, हम लोग लड़े नहीं थे, हम लोग ईडी से डर गए थे, हम लोग NIA से डर गए थे, हम लोग इस तरीके से डर कर चुप बैठ गए थे, तो मैं समझता हूँ वो हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी का दिन होगा। इसलिए हमें अगर फ़ख्र से जीना है, हमें यह सोच कर जीना है कि हमारी आने वाली नस्लें हमारे इस दुनिया से जाने के बाद हमें इज्जत के साथ याद करे, फ़ख्र के साथ याद करे। तो हम लोगों को यही आना चाहिए कि इस वक्त में इनके ख़िलाफ़ हिम्मत के साथ में, ताकत के साथ इनका मुकाबला करना चाहिए। तभी हम लोग इस देश में सही मानों में आज़ादी का ये जश्न मना सकते हैं और इस आज़ादी के जश्न को हम लोग इस तरीके से आगे मनाते रह सकते हैं। ये हम तमाम की जिम्मेदारी है। इसीलिए आप तमाम भाइयों से मैं आखिर में यही गुजारिश करता हूँ कि आज़ादी का ये जश्न मनाने के वक्त हम लोगों को उन 3 चीज़ों को, जब हम लोग जश्न मना रहे हैं, हमें जायज़ा लेते रहना है और अज़्म भी करना है कि हम लोग कभी भी इस देश की आज़ादी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देगा। जब भी इस देश की आज़ादी पर, इस देश के लोकतंत्र पर, इस देश के संविधान पर कुछ आँच आएगी तो हम लोग सबसे आगे होकर उनका मुकाबला करेंगे। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, हमारे खिलाफ तमाम साजिश होने के बावजूद भी हम लोग इस लड़ाई में सफ़े अव्वल में लड़ेंगे, कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, सबसे आगे रहेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।